अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिया था। एक्सरसाइज आपको पता है 3.2 हम लोग जो है ना कर रहे हैं। बड़े मज़े की और बड़ी आसान एक्सरसाइज है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यार ज़रूर सब्सक्राइब किए, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियोस बनानी होती है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, चैनल के लिंक्स को शेयर नहीं करोगे दूसरे लोगों को, तो मेरे ख्याल में कोई हमारे लिए भी कोई मोटिवेशन नहीं होगी। तो स्पेशली टाइम निकाल के वीडियोस बनानी होती हैं, एक मुश्किल काम है, बैठना होता है इतनी सर्दी में। तो काइंडली आप लोग थोड़ी सी यार कोशिश करो, नया चैनल है, थोड़ा चैनल को बूम मिले, नए लोग आएँ, नए लोगों को भी पढ़ने का मौका मिले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है एज अ टीचर। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और बाकी स्टूडेंट से भी करवाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले उसने ये कहा हुआ है कि वाई जो है ना वेरीज इनवर्सली। यहाँ पे जो लफ्ज़ आ रहा है ना इनवर्सली, तो मैंने आपको आगे भी कहा था कि इसका मतलब है, पहली वीडियो में आपको बताया था, इसका मतलब होता है तगैर मकूस, कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे उसने कहा ना वाई जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तगैर मकूस है एक्स के। इसका मतलब वाई जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के, ये चीज़ बात की हुई उसने। जबकि वाई की ये कीमत है और एक्स की ये कीमत है। यहाँ तक वो हर सवाल में आके स्टॉप करता है। ये जो इतना डाटा आपको हर सवाल में देता है ना, इसमें सिर्फ हम लोगों ने एक काम करना होता है, और वो ये कि के की वैल्यू को फाइंड करना होता है इन दो वैल्यूज़ को लगा के। एक चीज़। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब आप एक बार कोई वैल्यू पुट कर देते हो ना, एक्स की या वाई की या यू की, किसी की भी, जो वैल्यू आपने एक बार पुट कर दी उसको दोबारा नहीं पुट करना। यहाँ पे जब आपने एक्स की वैल्यू उसने दी है, वाई की भी दी है, अगर आपने एक बार पुट कर दी है तो दोबारा आपने पुट नहीं करना, फिर नई वैल्यूज़ ही पुट करनी है। ले जी, अब शुरू कर लेते हैं। जैसा कि उसने क्वेश्चन के अंदर बता दी हम लोगों को, ये देखे जी, उसने यही कहा था कि वाई जो है ना वो तगैर मकूस है एक्स के, या फिर उसने कहा था वाई जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो जब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स के तो इस तरह लिखेंगे 1/x, यानी ये चीज़ ऊपर नीचे। अब वाई वैसे ही रहा, इस निशान को ख़त्म करके बराबर लगाते हैं और साथ में कांस्टेंट लगाते हैं हमेशा, आपको पता है 1/x एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी। अब के को 1 से मल्टीप्लाई किया, के रह गया, और नीचे ये वाला एक्स वैसे ही रह गया। तो इसको हम लोग फ़र्ज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन होगी ना, इसको फ़र्ज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम लोगों ने के फाइंड करना है, तो इक्वेशन 1 से ही फाइंड करेंगे। जो भी फाइंड करना है इक्वेशन 1 से, के इधर ही रहेगा, ये एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ बन गई। के वैसे ही रह गया, एक्स का आंसर उसने दिया हुआ था 2, वो पुट किया। वाई का आंसर भी उसने दिया हुआ था 7। ठीक है जी। ये दोनों वैल्यूज़ देखे उसने हम लोगों को क्वेश्चन के स्टार्ट में दे दी थी कि वाई का 7 है और एक्स का यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ये उसने हमें बता दिया था, और यही आंसर देखे हम लोगों ने पुट कर दिया। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, ये आ गया के का आंसर। अब दोबारा उसने आपसे फिर एक सवाल पूछा हुआ है, उसने कहा अब दोबारा आप जो है ना इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करो, वाई की वैल्यू को फाइंड करो, जबकि एक्स की वैल्यू इस बार 126 है, ये नहीं है, ये तो एक बार पुट कर दी है ना, अब ये वाली है। तो वाई का आंसर हम लोगों ने फाइंड करना है, तो इक्वेशन 1 की मदद लेंगे दोबारा। ये देखिए जी, मैंने फिर इक्वेशन 1 को लिखा। अब वाई फाइंड करना है, वाई ऐसे ही रहा। के की कीमत आपको पता है 14 थी, वो मैंने लिख दी। एक्स की कीमत इस बार उसने कहा 126, वो लिखी। अब इसको हम लोग मज़ीद कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि 2 पे जा रहा है, 2 7 14, 2 6 12, 2 3 6। ठीक है। और नीचे 63 है, ऊपर 7 है, तो 7 भी कटिंग हो जाएगा। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 63, 1/9। तो ये हम लोगों के पास वाई का आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ले जी, अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 8 की, तो उसमें भी उसने सेम वही कॉन्सेप्ट दिया हुआ कि वाई जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के, जबकि वाई की ये कीमत है, ठीक है, और एक्स की ये कीमत है। यहाँ तक वो आपको कह के खामोश हो गया। इसका मतलब है ये जो डाटा उसने इतना दिया हुआ है के फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, फिर दोबारा वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स के, वाई लिखा, इसको ख़त्म करके बराबर और साथ में कांस्टेंट लगाया, 1/x वैसे ही रह गया। फिर वाई बराबर के को 1 से मल्टीप्लाई किया, के, और नीचे ये वाला एक्स एज इट इज़ रह गया। और इसको आपको पता है हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और कर भी लिया। अब सबसे पहले हमने के फाइंड करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 की मदद से ही करेंगे। के को एक साइड पे रख देंगे, के इधर ही रहेगा, ये एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लें जी। अब के वैसे ही रहा। वाई की जो कीमत थी वो आपको पता है ये ऊपर ही उसने दे दी थी,
ये कीमतें दी हुई हैं, वाई की 4 और एक्स की 3। अब ये एक बार पुट कर दिए, दोबारा पुट नहीं करनी, ठीक है जी। वाई की 4 एक्स की 3 लिख दिया यहाँ पे, के वैसे रह गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, के का आंसर आ गया। यहाँ पे वो खामोश है। अब आगे फिर वो एक क्वेश्चन में से अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का अगला हिस्सा, उसने कहा अब ऐसा करें एक्स को फाइंड करें जबकि वाई की कीमत इस बार अब ये है। तो किस तरह फाइंड करते हैं इक्वेशन 1 की मदद से। फिर मैंने इक्वेशन 1 लिखी, इक्वेशन 1 आपको पता है फ़र्ज़ की हुई थी, वही दोबारा लिखी। अब क्योंकि वाई फाइंड करना है ना, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोगों ने वाई फाइंड करना है, यानी कि हम लोगों ने एक्स फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रद्दोबदल करेंगे। ये तो इक्वेशन 1 थी, लिख ली। अब हमने फाइंड करना है एक्स, लेकिन एक्स तो इधर डिवाइड हो रहा है, इस एक्स को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वाई को उठा के इसके नीचे ले आएंगे। ये देखें, ये एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई और वाई इधर आके डिवाइड हो गया, ये देख सकते हैं आप। ये एक नई इक्वेशन बन गई। एक्स लिखा, के की कीमत 12 वो लिखी, और वाई की ये वाली कीमत जो उसने दी हुई है कि 24 लिखनी है आपने, ठीक है जी, वो वाई के में नीचे लिख दी। तो ठीक है, 12 1 ज़ा 12 और 12 2 जो है ना 24, यानी 1/2 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये एक्स का आंसर आ गया, और यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, सेम 100% वो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9 भी उसमें से यही कहा हुआ है कि W जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Z के, जबकि W की ये कीमत है और Z की ये कीमत है। यहाँ तक अगर हम बात करें तो वो स्टॉप हो गया यहाँ तक कह के। फिर इसी तरह W को इसके बराबर रख के W और Z की कीमत जो है ना पुट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं सिंपल, W जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/z के, W लिखा, इसको ख़त्म करके बराबर और साथ में कांस्टेंट, और ये चीज़ वैसे रह गई। फिर इसी तरह W लिखा, के को 1 से मल्टीप्लाई किया, के रह गया, नीचे Z रह गया। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब इक्वेशन नंबर 1 की मदद से के फाइंड करते हैं। सबसे पहले हर सवाल में के फाइंड करना है, के को इधर ही रखा, ये Z इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके Z जो है ना मल्टीप्लाई हो गया, ये आप देख सकते हैं, Z उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब के लिखा, Z की कीमत जो कि यहाँ पे उसने दी हुई थी, W की भी और Z की भी, ठीक है जी, वो मैंने यहाँ पे दोनों की कीमतें लिख दी, Z के नीचे W के नीचे लिख दी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 35 आ गया, ये के का आंसर आ गया। अब दोबारा उसने फिर आपसे पूछा, उसने कहा अब ऐसा करें W फाइंड करें जबकि Z की कीमत इस बार ये होगी, ठीक है। तो ये मैं देख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। W को फाइंड करना है, इक्वेशन नंबर 1 खुद ही हम लोगों ने भी सॉल्व किए पीछे। W लिखा, के की कीमत तो आपको पता है हम लोगों के पास 35 थी, Z की कीमत उसने ये दी हुई है, ये देखें 175/4। अब ये Z की ऊपर वाली नहीं लिखनी, जो आप वो तो पुट कर ली, जो एक बार पुट कर ली वो दोबारा नहीं लिखनी। अब Z की कीमत ये नई कीमत है, ये Z के नीचे लिख देंगे, ये लिख दी। तो मैथ का असूल आपको पता है, अगर 3 रकमें हों तो नीचे वाली रकम जो है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये देखें, ये 4 जो है ना वो ऊपर जाके 35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैं करवा दिया, और नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ 175। अब इसको जो है ना हम लोग 5 के टेबल पे जो है ना कटिंग करवा देंगे, 5 7 35, 5 3 15, ठीक है, और यहाँ से 2 इधर चला गया, और 5 5 25 हो जाएगा। लेकिन जी ऊपर 7 रह गया और साथ में 4 रह गया, और नीचे ये 35 रह गया, ये आप देख सकते हैं। फिर 7 पे कटिंग कर दें, 7 एकम 7 और 7 5 35, ऊपर 4 रह गया और नीचे ये वाला 5 बचा। ये हम लोगों का W का आंसर है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा, 9 सॉरी। उसके बाद अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 10 की, सेम 100% वही है, 101%। फिर उसने कहा ए जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, जबकि ए की ये कीमत है और आर की ये कीमत है। यहाँ क्या है कि वो आके स्टॉप कर दिए। तो इतना सा डाटा आपको पता है वो क्यों देता है, ताकि हम लोग के फाइंड कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर ये अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का जो अगला हिस्सा है, ठीक है जी। फिर उसी तरह देखें मैंने यही किया, ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R² के, ए लिखा, इस निशान को ख़त्म करके बराबर लगाया और साथ में एक कांस्टेंट लगाया, और 1/R² वो मैंने वैसे लिख दिया, आप देख सकते हैं सिंपल। फिर ए वैसे रह गया, के को 1 से मल्टीप्लाई किया, के नीचे R² रह गया, और ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 से ही अपने यहाँ पता है हर चीज़ फाइंड करनी होती है, तो के फाइंड करना है, के इधर ही रहेगा, ये R² इधर डिवाइड हो रहा था तो उधर जाके R² आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें जी R² उधर जाके जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब यहाँ पे के वैसे रहा, ए की कीमत उसने ये देखें जी, सबसे पहले हम लोगों को ए की भी और आर की भी कीमतें जो है ना वो दी हुई हैं। देखिए जी, ए की कीमत और ये आर की कीमत, दोनों की कीमतें हैं ये वाली, इसको जो है ना यहाँ पे पुट कर देंगे, ए की, आर की, और आर पे स्केयर था, स्केयर लिख दिया। 2 वैसे रह गया, 3 का स्केयर लिया 9, के वैसे ही। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 रह गया, और के एज इट इज़, के का आंसर आ गया। अब यहाँ पे वो खामोश है। अब दोबारा फिर क्वेश्चन का अगला हिस्सा, उसने ये कहा हुआ है कि वो तो ठीक है, अब वो कह रहा है कि जनाब आर फाइंड करें, जबकि ए का आंसर जो है ना वो 72 है। तो फिर इक्वेशन 1 का आपको पता है कि उसने बता भी दी है कि आर फाइंड करना है और ए का आंसर 72 है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे आपको पता है, दोबारा फिर इक्वेशन नंबर 1 का। ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी, तो इसमें हम लोगों ने आर फाइंड करना है, लेकिन आर तो स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, इस आर स्केयर को उठा के ऊपर ले जाएंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए को उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कुछ ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि आर जो चीज़ फाइंड करनी है उसको ऊपर रखना चाहिए ना, यहाँ डिवाइड हो रही है वो चीज़, तो इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे। अब ये आर स्केयर वैसे रहा कि ए की कीमत 18, और ए की कीमत आपको पता है इस बार उसने ये न्यू दी हुई है 72, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये 18 1 18 और 18 4 72, 1/4 आ गया। 18 के टेबल पे जो है ना ये कटिंग हो जाएगा। अब ये 1/4 है और इधर आर स्केयर है, हमने तो सिर्फ खाली आर फाइंड करना था ना, लेकिन ये स्केयर है। अब आपको पता है स्केयर को ख़त्म करने के लिए फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, सिंपल दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब ये जजर स्केयर ख़त्म, ठीक है, और ये अंडर रूट जो है नीचे 4 है, तो ये 1/2, लेकिन साथ में जब अंडर रूट लें तो एक बार प्लस लगाते हैं और एक बार माइनस लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल आर लिखा और बराबर में एक बार प्लस और एक बार माइनस, और यहाँ पे हम लोगों की वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर हम देखें अपने क्वेश्चन नंबर 11 को, तो दोबारा फिर उसने यही कहा हुआ है, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/b स्केयर के, ए की भी कीमत दी हुई है और साथ में बी की भी कीमत यहाँ पे हम लोगों को दे दी है। इतना डाटा उसने यहाँ दिया हुआ है, पहले इसको हल कर लेते हैं कि फाइंड करने के लिए। फिर इसी तरह रकम लिखी, ए लिखा, इसको निशान को ख़त्म करके बराबर लगाया और साथ में के लगाया, और 1/b स्केयर एज इट इज़ आ गया है हमारे पास। फिर ए लिखा कि ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, के नीचे बी स्केयर, ये होगी जी इक्वेशन 1। अब आपको पता है इक्वेशन 1 जो है ना, ठीक है, उसी की मदद से हम लोग सब कुछ सॉल्व करते हैं। अब जो है ना यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है, तो के इधर ही रहा, ये बी स्केयर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें, बी स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के फाइंड करना है और बी की कीमतें जो हैं ये जो ऊपर उसने दी हुई आप देख सकते हैं, 3 है और बी है, इसको हम यहाँ पे जो है ना इसके अंदर पुट कर देंगे। ए की जगह पे 3 आ गया, बी की जगह पे 4 और ऊपर स्केयर भी आ गया। इसको हल कर लेंगे, ये 3 आ जाएगा, 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 16 को 3 से 48 और ये के का आंसर आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपको यहाँ कुछ समझ आएगी कि यहाँ उसने आपको फिर से ना एक और चीज़ फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है जी, और वो जो चीज़ है उसके बारे में आपको बता देता हूँ वो क्या है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि नीचे उसने लिखा हुआ है कि ए फाइंड करें, जबकि बी का आंसर जो है ना उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यानी एक और क्वेश्चन उसने यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए जी, फिर इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे, और उसने जैसा कि कहा हुआ है कि ए फाइंड करना है, जबकि बी की उसने एक नई कीमत दी थी, ये आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया। ये देखें, ठीक है, ए फाइंड करना है, बी की कीमत 8 है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 आप देख सकते हैं मैंने लिखी, ए रह गया, के की 48 आई, बी की कीमत 8 थी और ऊपर स्केयर रह गया 48 लिखा, 8 का स्केयर लिया 64। अब देखें 2 के टेबल पे कट रहे हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, यानी क्या बचा 24 डिवाइडेड बाई 32, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये 24/32 जो है ना इसको भी कटिंग कर देंगे 2 पे, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, एक इधर हासिल हो गया तो 12, तो 2 6 12, क्या बचा 12/16। फिर 2 पे कटिंग, 2 6 12 और 2 8 16, क्या बचा 6 और 8। फिर 2 पे 2 3 6 और 2 4 8, क्या बचा 3/4। अब मज़ीद कटिंग नहीं हो सकता, तो ये हम लोगों के पास ए का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये वाला। अब हम लोग कर लेते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर जो है 12 जो है इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इतना लेंथी नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता है वो के फाइंड करने के लिए एक पहला डाटा देता है, जो कि उर्दू मीडियम वालों इंग्लिश मीडियम एक ही बात है।
अगर आप लोगों ने प्रीवियसली जो 2-3 वीडियोस मैंने इसकी बनाई थी ना, आप काइंडली जाके वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अच्छा जी, ये रकम थी, ठीक है, और साथ में उसने ये डाटा दिया हुआ था। उसने कहा था वी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, जबकि वी की कीमत ये है और आर की कीमत ये है। ये लें जी, यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये हमने इक्वेशन लिखी, वी लिखा, इस निशान को ख़त्म करके बराबर लगाया और साथ में के लगा दिया, 1/r3 वैसे ही रह गया। फिर वी लिखा, के को 1 से मल्टीप्लाई किया के और नीचे r3। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्योंकि के फाइंड करना है तो हर सवाल में पहले के फाइंड करते हैं, के इधर ही रहेगा, ये r3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इस v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर के लिखा। अब v और r की कीमतें ये दी हुई हैं उसने, ये v की कीमत है और ये r की। अब ये एक बार पुट कर दी है, दोबारा क्वेश्चन के अगले हिस्से में ये पुट नहीं करनी, जो एक बार वैल्यू पुट कर दी है तरतीब से वो दोबारा पुट नहीं करनी। v की 5 और r की 3 और ऊपर जो है ना 3 आ गया। अब 5 लिखा, 3 का क्यूब लिया 27, के वैसे रह गया। 27 को 5 से तो 135 और के का आंसर यहाँ पे हम लोगों के पास आ गया। अब अगर यहाँ पे उसने फिर एक और सवाल पूछा हुआ आपसे, उसने कहा आप वी को फाइंड करें जबकि आर की वैल्यू 6 होगी। तो फिर आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 लिखी, वी फाइंड करना था, बराबर के की कीमत अभी फाइंड की है, आर की कीमत उसने 6 दी है, इस पर वो लिख दी, ऊपर क्यूब आ गया। फिर 135 लिखा, 6 का क्यूब लिया तो 216 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना 27 के पहाड़े पे मैंने कटिंग कर दिया, 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी 135, और 27 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 216। यहाँ पे हम लोगों के दोनों कटिंग हो गए, तो हम लोगों का ये वी का जो है ना आंसर यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक तो उसने देखे ना ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जनाब आप वी को फाइंड करें जबकि आर 6 है, ठीक है। तो अब इसके अंदर दोबारा फिर एक और क्वेश्चन भी उसने यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, और वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आर को फाइंड करें जबकि इस बार वी जो है ना वो 320 है। तो फिर आपको पता है हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ही को लेंगे, यानी आर को फाइंड करना है और वी की कीमत 320 है, ये इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब क्योंकि आर फाइंड करना है लेकिन आर इधर इक्वेशन 1 में डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो वी है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वी को उठा के इधर ले आएंगे तो वी डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए ये एक इक्वेशन बन जाएगी। आर तो वैसे रहेगा, के की कीमत आपको पता है 135 थी, वी की कीमत इस बार उसने आपको दी हुई थी 320। ये देखिए जी, ये 320 उसने यहाँ पे आपको दे दी है। फिर 5 के टेबल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना 5 तो 10, ठीक है जी। तो यहाँ से 3 जो इधर चला गया तो 35, तो 5 7 35 हो जाएगा, 27 रह गया ऊपर। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 5 6 30 हो गया, तो यहाँ 32 था, 2 इधर चला गया तो 20, 5 4 20 आ गया, यानी 27 और नीचे आ गया जी 64। अब ये R3 वैसे, अब ये जो 27 है ना इसके फैक्टर हम बना सकते हैं, देखें 3 9, फिर 3 3 और 3 1 3। 27 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। इसी तरह आगे 64 दिया हुआ है, तो 64 को 4 के टेबल पे तोड़ देंगे, 4 1 4, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे 16 आ गया, और 4 4 16, 4 1 4, ये अपने किए हुए सारे, यानी 64 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, 4 को 4 से 16, 16 को 4 से, तो 64 आंसर आ जाता है, ठीक है जी। यहाँ अच्छा जी 1 2 3, अब 3 की पावर 3 और 1 2 3, 4 की पावर भी यहाँ आप देख सकते हैं जी 3 आ गया। अब इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, तो मैं ऐसा करता हूँ इन दोनों का इकट्ठा 3 लिख लेता हूँ। तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने क्या किया, इन दोनों रकमों का इकट्ठा 3 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये चीज़ वैसे ही रह गई। अब क्या करेंगे, अब जाहिर है हमने खाली आर फाइंड करना है लेकिन आर के ऊपर 3 लिखा हुआ है, इस 3 को हम किस तरह से ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, यानी आर की 3 की रकम थी, ऊपर 1/3 इधर भी ले लेंगे और ये रकम का भी 1/3 ले लेंगे। ये देखिए ये 3 3 से ख़त्म, ये वाला 3 इस 3 से ख़त्म, आर रह गया, और ये 3/4 यहाँ पे हम लोगों का आंसर रह गया। ले जी उसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 13 रह गया हम लोगों का। फिर उसी तरह उसने ये क्वेश्चन दिया और उसने कहा m की वैल्यू ये, जबकि n की वैल्यू उसने आपको यहाँ पे ये दी कि m की ये वैल्यू और n की ये। तो इतना डाटा आपको दिया हुआ है k फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल ये चीज़ उसने आपको दी हुई थी, m लिखा, इसको ख़त्म करके बराबर लगाया और साथ में k लगाया, और 1/n3 एज इट इज़ रह गया। फिर m लिखा, k को 1 से मल्टीप्लाई किया k और नीचे n की पावर 3, और ये हम लोगों की क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है जी। अब k फाइंड करना है, k तो इधर ही रहा,
ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 से ही जो भी फाइंड करना होता है वो करते हैं। के इधर ही रहा और ये n3 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके इस m से मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए। अब k लिखा और m और n की कीमतें अभी मैंने आपको दिखाया कि जो पहली पहली कीमतें होती हैं ये दी हुई हैं और एक ये दी हुई है, इन दोनों को उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, m की कीमत लिखी, n की कीमत लिखी, ऊपर क्यूब आ गया। उसके बाद देखें 2 लिखा, 4 का क्यूब लिया 64 रह गया, के वैसे रह गया। फिर 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 128। ये हमारे पास आ गया, आंसर आ गया के का। अब क्वेश्चन में उसने एक दो क्वेश्चन और भी पूछे हुए हैं, ये अभी यहाँ तक हम लोगों ने हल किया। अब उसने पूछा है कि दोबारा m को फाइंड करो, जबकि n इस बार जो है ना ये नहीं है, ये है। वो तो जो पुट कर दिया उसको तो दोबारा छेड़ना ही नहीं ना। m की ये कीमत है जबकि n की वैल्यू इस बार 6 है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 का देखें, आप सहारा लेंगे, n की वैल्यू 6 है और m फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सिंपल, m वैसे रहा, k की वैल्यू 128 अभी फाइंड की, n की वैल्यू 6 थी और ऊपर क्यूब था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी 128 वैसे ही 6 का क्यूब लिया तो 216 रह गया। ठीक है, तो इसको आपको पता है हम लोग जो है ना 4 के टेबल पे जो है ना कटिंग करवा देंगे। ठीक है, ये देखें 4 3 12 और 4 2 8 और फिर 4 5 20 और ये 21 था, एक इधर चला गया तो 16 हो गया, 4 4 16, 32 रह गया और नीचे 54 रह गया। ठीक है, ये चीज़ रह गई। अब इसको हम लोग जो है ना मज़ीद भी कटिंग कर सकते हैं, ऊपर 34 है नीचे 54, फिर 2 पे। ठीक है, 2 1 2, एक इधर चला गया तो 12, 2 6 12, फिर ये भी 2 2 4, एक इधर चला गया तो 14 हो गया, 2 7 14, 16/27। ठीक है, तो 16/27 जो है ना वो हमारे पास m का आंसर रह जाएगा। तो दोबारा ये पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया। अब दोबारा फिर उसने आपको बोला हुआ है कि जनाब n को फाइंड करें, जबकि इस बार m जो है ना वो 432 होगा। तो दोबारा फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, n को फाइंड करना है, m की कीमत ये है, फिर इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेकिन मसला ये है कि अब देखें, अगर तो m फाइंड करना होता फिर तो मसला नहीं था, लेकिन n फाइंड करना है, लेकिन n यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ से उठाएंगे और उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया मल्टीप्लाई, और m जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है जी, जिसको फाइंड करना होता है उसको अकेले को रहने देना होता है ना। ये चीज़ वैसे ही k की वैल्यू 128 पीछे फाइंड की और m की वैल्यू उसने रिसेंटली हम लोगों को दी हुई है 432, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, वो यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इनको कटिंग करवा देंगे। ठीक है जी, 2 पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 के टेबल पे 2 6 12 हो गया और 2 4 8। इसी तरह ये देख सकते हैं आप 2 2 4 आ गया, 2 1 2, एक इधर चला गया तो 12 2 6 12, 64 रह गया और ऊपर नीचे 216 रह गया। अब जैसा कि पीछे भी पढ़ा है कि 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4। 3 टुकड़ों में इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि इस तरफ 3 है ना, उस 3 को ख़त्म करवाने के लिए। और 216 के बारे में आपको पता है कि वो 6 × 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 216 आ जाता है। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फिर दोबारा ऐसे ही 1 2 3, 4 की पावर 3 हो गया और 1 2 3, 6 की पावर आ गया 3। अब दोनों पे अलग अलग 3 था तो मैंने क्या किया, इकट्ठा 3 लिख दिया, 4/6 लिख के इकट्ठा 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब ले लेंगे, यानी n तो 3 है और 4/6 का इकट्ठा क्यूब मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इधर भी क्यूब ले लिया, ये रकम लिखी और इधर भी क्यूब, फिर ये रकम लिखी और इसका भी क्यूब ले लिया, ये 3 3 से ख़त्म, ये 3 3 से ख़त्म, n लिखा और 4/6 वैसे ही रह गया। अब इसे कटिंग करवा दें, 2 2 4 और 2 3 6, यानी 2/3। सो n का जो आंसर रह गया वो हम लोगों का हो गया जी 2/3। और यहाँ पे हम लोगों की जो एक्सरसाइज है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।